नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। क्लास 11th होम साइंस चैप्टर 7 और ये पार्ट बी है जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से। सबसे पहला इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कहता है स्थान प्रबंधन क्या है? स्पेस मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो अपने ज्ञान मतलब कि अपने जानकारी और कौशल का मतलब होता है स्किल्स का प्रयोग करते हुए उपयोग करते हुए यदि जो भी स्थान आपके पास उपलब्ध होता है उसका सबसे अच्छा प्रयोग किया जाए तो इसे हम स्थान प्रबंधन के नाम से जानते हैं। देखिए, कम से कम जगह पर अच्छे से अच्छा व्यवस्था बनाना ही स्थान प्रबंधन कहलाता है। हर व्यक्ति अपने घर में या घर से बाहर या फिर ऑफिस की बात क्यों न हो, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उपलब्ध स्थान का अपनी अवधि आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है। चाहे वो घर हो या घर से बाहर का स्थान हो, ऑफिस का हो या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पे वो किसी न किसी प्रकार का कार्य करता है और उसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया है, तो कमरा में क्या होता है, खुलेपन का आभास होता है। मतलब लगता है कि हाँ, इतना अधिक सामान रखने के बावजूद भी कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात कर ले, कमरा सही प्रकार से यदि व्यवस्थित ना किया जाए तो यह देखने में छोटा और गंदा भी महसूस होता है तथा अस्त व्यस्त सा भी प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कमरे में बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, जबकि अगर आप उसे व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो आपको कमरे में व्यवस्थित अच्छी नजर आएगी। स्थान भी एक ऐसा संसाधन है जो सभी के पास बहुत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। ऐसे में जो भी स्थान उपलब्ध होता है उसका उचित प्रबंधन करना जरूरी सा हो जाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास क्या होता है, सीमित मात्रा में यह उपलब्ध होता है ताकि विभिन्न क्रियाओं को आसानी से वहां पे किया जा सके। स्थान प्रबंधन के लिए निम्न बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए हम जान लेते हैं कि वो बातें कौन कौन सी हैं जिनमें आपको स्थान प्रबंधन के बारे में अर्थात स्पेस मैनेजमेंट के बारे में और अच्छे से जानने चाहिए। तो देखिए, पहला तो पॉइंट हमारा कहता है कि इसमें आपको स्थान का नियोजन करना होगा। योजना अनुसार स्थान का उचित व्यवस्था करना होगा, मतलब पहले से सब कुछ सोचा समझा होना चाहिए। इसके अलावा जो भी जगह है, स्थान है, उसका उपयोग मतलब कि उपयोग के अनुसार, मतलब जितना काम है उस काम के हिसाब से ही करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दिया। सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। सौंदर्य बोध का मतलब होता है सुंदरता के अनुसार। कोई भी ऐसा जगह, यदि हम घर ही कोई सजाते हैं तो उसमें देखते हैं कहाँ पे कौन सा स्टिकर लगेगा, कहाँ पे कौन से मतलब कि सजाने वाली चीज लगी। इससे क्या होता है कि हमारे घर का सौंदर्य बढ़ जाता है। अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया स्थान अर्थात सुप्रबंधित स्थान न केवल काम करते समय आरामदायक रहता है बल्कि देखने में भी आकर्षक होता है। मान लीजिए एक कमरे में आप जा रहे हैं, उस कमरे में चारों तरफ सारी चीजें बिखेरी हुई रखी हुई है, तो आपको अगर कोई चीज ढूंढना हो तो आपको बड़ा मुश्किल सा हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इधर उधर बिखेर के रखा हुआ है। लेकिन दूसरे कमरे में जाते हो, उसमें सब कुछ बुक टेबल पे रखा हुआ है, बेड सही से लगा हुआ है, सजने संवरने का सामान रखा हुआ है, तो उन सभी चीजों को आपको वहां ढूंढने में आसानी आराम से होगी। तो यही होता है कि आपको यह आरामदायक भी साबित होता है और देखने में भी सुंदर लगता है। अब हम बात कर लेते हैं स्थान और घर, स्पेस एंड द हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। हम सब घर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, जैसे कि बैठना हो गया, सोना हो गया, पढ़ना हो गया, पकाना हो गया, मतलब खाना पकाना, नहाना, धोना, मनोरंजन इत्यादि भी हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं। घर में की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियां और उससे संबंधित क्रिया अर्थात काम के लिए घर में अक्सर विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। विशिष्ट क्षेत्र का मतलब है पूजा का घर अलग होता है, सोने वाला घर अलग होता है, खाना बनाने वाला घर अलग होता है। ये हर एक चीज को अलग अलग किया जाता है। यदि किसी घर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, मतलब जगह उपलब्ध नहीं होता है, तो कई गतिविधियों के लिए विशिष्ट क्षेत्र कमरों का निर्माण किया जाता है। एक ही कमरों में कई बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं। अधिकांश शहरी मध्य वर्गीय घरों में एक बैठक या उससे अधिक शयन कक्ष, रसोई घर, भंडार घर, स्नान घर, शौचालय और यदि अतिरिक्त स्थान हो तो बरामदा और आंगन भी होते हैं। ये सारी चीजें आपको एक घर में देखने को मिल जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं घर में विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान का निर्धारण करने के लिए निम्न बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। अब वो कौन-कौन सी बातें हैं? तो परिवार के सदस्य जितने भी परिवार के लोग हैं उनकी निजता, उनका क्या कार्य है, एकांतता, प्राइवेसी पर भी ध्यान देना पड़ेगा और विशेष ध्यान इन्हीं सब चीजों पे रखना चाहिए कि सदस्यों की जो निजी चीजें हैं वो कैसे रख रहा है और एकांत मतलब उनको प्राइवेसी कैसे देनी है। स्थान का जो निर्धारण है, डिसीजन जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। कई बार लोगों का घर इस प्रकार से निर्माण किया जाता है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है किसी प्रकार के घर बनाने में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आना कई प्रकार से रोग को समाप्त करने का भी कार्य करता है, मतलब कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह को भी घर में समाप्त करता है। विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित किए गए कमरे, जैसे में पूजा का घर अलग होता है, रसोई घर अलग होता है, शयन कक्ष अलग होता है, तो ये सारी चीजें अलग-अलग जो होती है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा अदा करता है यहाँ पे। इसके अलावा उपलब्ध स्थान का इष्टतम प्रयोग, जितने भी स्थान हैं, उसका जरूरत के हिसाब से ही उपयोग होना चाहिए। कमरों का आकार कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एक घर बनाने के समय में। और सुगठित कार्य क्षेत्र मतलब एक ऐसा कार्य करने का क्षेत्र जहां सबके लिए व्यवस्था हो जाए, सबके लिए जगह मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो घर में जो आप विभिन्न गतिविधियां करते हैं उसके लिए स्थान निर्धारण कैसे करना चाहिए, किस प्रकार के स्थान पे कौन से कार्य करने चाहिए, वहां पे इन सभी बातों को समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लेते हैं स्थान नियोजन के सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए स्थान नियोजन के सिद्धांत में सबसे पहले आता है स्वरूप। किसी भी घर का स्वरूप का मतलब यही होता है कि भवन का जो मतलब घर का जो बाहरी बाहरी मतलब दृश्य है, जो बाहर से देखने पे कैसा लगेगा, दीवारों में दरवाजों तथा खिड़कियों की व्यवस्था कैसी की गई है, कैसी डिजाइनिंग की गई है। दूसरे नंबर पे आता है प्रभाव। घर के संदर्भ में प्रभाव का तात्पर्य उस मानसिक छाप से है जो घर के बाहर से देखने वाले व्यक्ति पे पड़ता है। अगर घर बहुत सुंदर बनाया गया है तो बाहर से देखने वाले व्यक्ति उसे अच्छा ही कहेंगे। यदि घर में किसी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, सही तरीके से नहीं सजाया गया है तो देख के ही लोगों को पता चल जाता है कि घर में अच्छा काम नहीं हुआ है। अब है एकांतता। एकांतता स्थान नियोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका घर के लिए डिजाइन तैयार करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब अब घर एक ऐसा घर नहीं होना चाहिए जो किधर से भी कोई आदमी उस घर में घुस जाए, किधर से भी कोई आदमी आपको आके देख सकता हो, क्योंकि घर एक ऐसा है जिसमें आप एकांत में शांति से रह सकते हो। अब बात कर लेते हैं भीतरी एकांतता। एकांतता को दो भागों में बांटा गया है, पहला है भीतरी एकांत, दूसरा है बाहरी एकांतता। तो भीतरी एकांतता का मतलब है कि एक कमरे में दूसरे कमरे की एकांतता से है, मतलब एक कमरे और दूसरे कमरे में कैसा प्राइवेसी है। भीतरी एकांतता जो है वो विभिन्न कमरों की स्थिति, दरवाजों की स्थिति, छोटे गलियारे या लॉबी जैसे चीजें होते हैं, उनको निज द्वारा बनाई जाती है। मतलब ये सब सोच के बनाया जाता है कि इसमें एकांतता होगी नहीं, प्राइवेसी होगी या नहीं होगी। वहीं अगर हम बाहरी एकांतता की बात कर लें, आस पड़ोस के जो घर होते हैं, जो आपके पड़ोसी होते हैं, उनके घर से आपके घर में कैसी एकांतता है, कैसी प्राइवेसी है। ये तो नहीं है कि पड़ोसी जो आपके घर में झांक के आपको देख रहा है कि आप क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बाहरी एकता के रूप में जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हमने स्थान नियोजन के सिद्धांत के बारे में जान लिया। अब आप इसके चौथे पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विभिन्न कमरों की स्थिति से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न प्रकार के जो कमरे होते हैं उसकी स्थिति क्या सोच के बनाया जाता है या फिर क्या मनोवैज्ञानिकता होती है इसके पीछे। तो ये सारे अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। घर में क्या होता है, कमरों की जो स्थिति होती है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि एक कमरे का दूसरे के साथ भीतरी संबंध बना रहे, मतलब आंतरिक संबंध बना रहे। जैसे कि अगर कोई एक घर है, भवन है और भोजन का जो क्षेत्र है जिसे रसोई घर कहते हैं उससे सटकर होना चाहिए, जबकि शौचालय जो है वो रसोई घर से दूर होना चाहिए। देखिए ये हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि जब भी हम घर बनाए तो हमारा जो किचन है उसके आसपास बाथरूम नहीं होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए। तो शौचालय जो है वो आपके घर के कमरे के आसपास हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके रसोई घर के पास ये नहीं होना चाहिए।
अगला पॉइंट हमारा कहता है खुलापन। तो घर और भवन के संदर्भ में खुलेपन का मतलब यह है कि विभिन्न कमरों द्वारा दिया जाने वाला खुलापन जो है वो आभास से है, मतलब महसूस होना चाहिए। कमरों में उपलब्ध हर स्थान का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। जो भी कमरे में आपका स्पेस है उसको सही तरीके से सजा के उपयोग में लाना चाहिए। जैसे कि दीवारों में अलमारी, शेल्फ तथा भंडार क्षेत्र बनाया जा सकता है, ताकि कमरे का फर्श विभिन्न गतिविधियों के लिए खाली रह सके। कई बार आप देखते हैं कि लोग कपड़ों को इधर-उधर फेंक देते हैं, लेकिन यदि कपड़ों को टांग के रखा जाए तो घर खाली-खाली सा फील होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका घर भी साफ-सुथरा दिखाई देता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है फर्नीचर की आवश्यकताएं। विभिन्न गतिविधियों के लिए घर बनाइए या फिर ऑफिस में या फिर कहीं भी फर्नीचर की तो आवश्यकता होती है। जैसे कि कमरों में यदि आप की दरवाजा वगैरह लगाते हैं तो वहां पे फर्नीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। हर भवन में हर कमरे में रखे जाने वाले जितने भी फर्नीचर होते हैं उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि वह कमरे के उद्देश्य को अच्छी तरह पूरा कर सके। मतलब अब हमने एक टेबल लगाया है खाना खाने के लिए, फिर भी हम नीचे बैठ के खा रहे हैं तो उस टेबल को रखने का कोई मतलब नहीं बनता। एक हमने अलमीरा लिया है जिसमें हमें कपड़े रखना था, फिर भी अगर हम कपड़े को बाहर फेंक देते हैं तो उस अलमीरे का कोई मतलब नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी फर्नीचर हम घर में लाते हैं, उस फर्नीचर का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वच्छता क्या है। तो स्वच्छता के बारे में जान लीजिए, जिसे हम सैनिटाइजेशन भी कहते हैं। घर अथवा भवन के संदर्भ में स्वच्छता का तात्पर्य अर्थात मतलब मकान भवन में भरपूर प्राकृतिक रोशनी, जो भी मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश तो पहुंचना ही चाहिए, हवा तो आना ही चाहिए। सफाई के लिए और स्वच्छता की सुविधाओं से है, जैसे कि रोशनी, लाइट, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, वायु का संचार होना चाहिए, हवा घर में आते रहना चाहिए, सफाई और मतलब कि आमतौर पे क्या होता है कि घरों को हम डेली झाड़ू पोछा करते ही हैं, तो झोल मकड़ा जो भी घर में लगता है उन सबको सफाई करते हैं। लेकिन यदि आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो इससे कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। आपके आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और सूर्य के प्रकाश ना आने से आप अक्सर बीमार पड़ने लगोगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। आपके घर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे रोग काफ़ी बढ़ने लगेंगे। इसलिए कोशिश किया जाता है कि जब भी हम कोई भी घर बनाएँ या कमरा लें तो वहाँ देख लें कि सूर्य का प्रकाश सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वायु का परिसंचरण। देखिए घर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए ताकि हर कमरे में हवा जो है वो सही मात्रा में जाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है व्यवहारिक बातें। स्थानों की योजना बनाते समय व्यवहारिक बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो व्यवहारिक बातें क्या होता है? मजबूती और स्थिरता। घर अच्छा बन रहा है, मजबूत बन रहा है, परिवार के लिए सुविधा है कि नहीं, आराम है कि नहीं, सरलता है कि नहीं, सड़क के किनारे है कि नहीं, जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ के आस-पास मार्केट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम घर ऐसी जगह पे बना लिए जहाँ से 40 किलोमीटर मार्केट जाना है तो सोच-सोच के जाएँगे, सोच-सोच के आएँगे। रमणीयता भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मतलब होता है सुचारू ढंग से स्टेप बाय स्टेप किसी कार्य को करना। तो ये सारी चीजें थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th चैप्टर 7 जिसका नाम था विविध संदर्भों में सारोकार और आवश्यकताएं, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये पार्ट बी था और पार्ट बी का भी ये दूसरा पार्ट था। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।